हेलो माय स्टूडेंट, अभी क्लास है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर ये 5वां है। इसके पहले 4 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni2+, और इसमें ऑप्शन दिया है। पहले अपने ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा भी इससे रिलेटेड चीज़ बताएंगे कॉन्सेप्ट, और इस प्रश्न का आंसर भी देंगे। 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद मैं आंसर देता हूँ। ओके, इसका एनालिसिस दे रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के पहले याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक आइडिया है, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो भी स्ट्रक्चर्स है कि वो एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स कौन कौन है, फिर पी ब्लॉक में 31 एलिमेंट्स कौन है, फिर डी ब्लॉक में कैसे अरेंज है, एफ ब्लॉक में कैसे अरेंज है। तो पीरियोडिक टेबल का अभ्यास कीजिए, और नहीं तो हमारे कोई ना कोई वीडियो में है जिसमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल बताए हैं, तो आप वहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। बेसिक आइडिया बताया गया है और उसका एडवांस भी किसी और क्लास में मिलेगा, लेकिन अभी समझिए एलिमेंट्री आइडिया हुआ कि पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एटॉमिक नंबर 36 तक का आप लिख सकते हैं। और एस ब्लॉक का लिखिए, पी ब्लॉक का लिखिए, और डी ब्लॉक में ज़्यादा नहीं, आईटी के सिलेबस में है खाली पहला सीरीज, जिसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो हम यहाँ से रिलेटेड जो है वही मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसके रिलेटेड जो है वही कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। 3D सीरीज का अगर उठा के देखिएगा तो उसमें रहता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यह है 3D सीरीज का पीरियोडिक टेबल से उठाइए, और इसका एटॉमिक नंबर याद कीजिए, तो ये आएगा 21 और ये आएगा जिंक का 30। 10 जो है इसमें लाइन से काउंटिंग नंबर लिख दीजिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सिर्फ याद किसको रखना है? जिंक का 30 याद ही रहता है, या कॉपर 29 याद ही रहता है, या आयरन 26 याद रहता है। तो इसमें किसी एक को जो आप याद कर सकते हैं उसी को फोकस कीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आयरन को ही याद कर लीजिए, 26 है। तो अब इसी से समझिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक लाइन से लिख दिए। और 10 जो एलिमेंट हुआ इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और लास्ट में अगर 30 देख रहे हैं जिंक का, तो ठीक इसके ऊपर कॉपर है, इसके ऊपर पहले निकल है, फिर कोबाल्ट है, फिर आयरन है, मैग्नीज है, फिर आपका क्रोमियम है, वैनेडियम है, टाइटेनियम है, स्कैंडियम है। तो क्रोमियम का जरूर याद रखिए, मैग्नीज का याद रखिए, आयरन का याद रखिए, और कॉपर
कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक सबका याद कीजिए, मैंने फाइनली सबका याद कर लीजिए। और हो सके तो इसका जो याद किया है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, तो उसी तरह एटॉमिक वेट भी याद कीजिए। कैसे याद रखिएगा एटॉमिक वेट? तो याद रखिए इसका जो होता है ना 52 होता है क्रोमियम का। तो जब ये क्रोमियम हो गया 52 तो कंफर्म है कि ये 51 है, एक कम है यहाँ पर। और आयरन का ये 26 है तो इसका है 56। 26 56 दोनों का डिफरेंस है 30 सॉरी। तो अब इसको ठीक इसके पहले 55 कंफर्म होगा। मतलब आप इसको याद करेंगे आयरन को 26 तो ये 56 है, ठीक है। और इसके ठीक पहले 55 आएगा। और क्रोमियम 52 याद करेंगे तो ये ठीक पहले 51 आएगा। और ये 45 है, ये 48 है। और देख रहे हैं ये तीनों एपी सीरीज में है। देखिए एपी सीरीज कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 45 3 जोड़ दीजिए 48 3 जोड़ दीजिए 51। तो कंफर्म है कि 52 है क्रोमियम। तो क्रोमियम 52 याद कर लीजिए। ताश के पत्ते में रहता है ना 52 पत्ता, और उसी में रहता है समझ लीजिए कि 4 तरह का कलर होता है, कालापन, लालपन, ईटा, चिड़िया। चिड़िया को हम लोग बोलते हैं क्रो, क्रो मने सिया है ये, तो इसीलिए 52 ताश पत्ते के अंदर में, इसलिए 52 याद हो गया। इसके ठीक पहले ये वाला है। और ये जो है आयरन समझ लीजिए, माने जो भी आपके बॉडी होना चाहिए स्टील बॉडी। स्टील क्या चीज़ से बनता है? आयरन से। और आयरन बॉडी कैसा होना चाहिए? 56 इंच का सीना होना चाहिए, इसलिए 56। तो किसी भी तरह से आप दिमाग में रखिए। और यहाँ पर ये जो आएगा इसका होता है 63.5, इसका होता है 65.4 और इसका 60। हम इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो हम इसको थोड़ा याद कीजिए। देखिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर निकेल का है 28। तो जैसे ही निकेल का जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो जान ही रहे कि सबसे पहले आर्गन का कितना होता है? आर्गन का 18। तो 18 के लिए सीधा लिख दीजिए आर्गन AR डायरेक्ट, ये आर्गन हो गया। और इसके बाद आएगा 20। तो 20 कौन होता है? कैल्शियम। तो 4s1 आ जाएगा पोटासियम का 19 नंबर, और 4s2 ये 20 हो गया। अब इसके बाद जो भी भराएगा इसके ठीक पहले 3D वाला भराएगा। तो अगर स्कैंडियम हुआ तो 21 है तो यहाँ पर आएगा 1। अगर टाइटेनियम है तो ये है 2 नंबर में, एक के बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 20 के साथ जोड़ दीजिए। तो ये 2 नंबर है तो टाइटेनियम में यहाँ आ जाएगा 2। वैनेडियम होगा तो यहाँ पर बढ़ के ये हो जाएगा 3। और जब क्रोमियम होगा तो इसको होना चाहिए 4 और ये 2। लेकिन जानते हैं कि इसमें हाफ फील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी थ्योरी फॉर द हुम्स रूल। तो मैक्सिमम इसको कैसे करेंगे 5, तो यहाँ से एक उठा करके यहाँ ला देंगे, तो ये काट करके हो जाएगा 4s1 और ये 3d5, और ये वाला नहीं चलेगा क्रोमियम का। तो इस तरह से ये क्रोमियम का ऐसे लॉजिक में याद कर सकते हैं। और फिर जब आएगा मैग्नीज, तो फिर उसी तरह इसमें सोचिए। तो मैग्नीज के लिए यहाँ हो जाएगा 5, ये तो 2 रहेगा ही। आयरन रहेगा तो फिर ये हो जाएगा 6, ये 6 है, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर अगर कोबाल्ट है तो यहाँ 7 आ जाएगा। निकेल में फिर 8 आ जाएगा। फिर कॉपर होगा तो फिर आना चाहिए था यहाँ पर इस तरह से। कॉपर के लिए ऐसा लिख देते हैं अलग से आर्गन, और यहाँ 4s2 और कॉपर में यहाँ 9 आ जाएगा।
29 ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या है, एक कम है, तो 10 करने के लिए क्या होगा, इसमें से एक हटा देंगे, तो यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी, डी ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी के लिए इसमें 10 होना चाहिए। तो ये हाफ फील्ड वाला था स्टेबिलिटी, ये है फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो हुंस रूल मल्टीप्लिसिटी थ्योरम से ये आता है, जो अभी मैं उसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वहाँ ज़रूरत नहीं है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा कॉपर का, मतलब ये वाला कॉपर का ये रॉन्ग होगा, और ये कॉपर का ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये वाला क्रोमियम का जो है ये वाला रॉन्ग होगा, और ये क्रोमियम का सही हो जाएगा। ये हाफ फील्ड का है स्टेबिलिटी, ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो इस तरह से आया। और जब जिंक होगा तो फिर इसी तरह ये आर्गन 4s2 3d10 होगा। तो इस तरह से अभ्यास करने से आपको समझ में आ जाएगा। और अब इसके आगे बताते हैं, हम लोग को चाहिए था निकेल 2+, तो फाइनली निकेल का क्या होगा उसको लिखा जाए। तो निकेल का यहां पर आएगा आर्गन 18 का लिख देंगे वाला, और अगर 18 का पूरा चाहते हैं कि क्या क्या होगा तो वो भी लिख देते हैं। पहला होगा वही अबाव प्रिंसिपल से, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। पहले इलेक्ट्रॉन भराता है 1s2 में, फिर भराता है 2s2 में, फिर 2p6 में, फिर 3s2 में, फिर 3p6 में। लाइन से या अबाव प्रिंसिपल पढ़िएगा तो उससे पता चलेगा। कभी उसका भी हम क्लास दे देंगे, लेकिन अभी चूंकि हम पढ़ा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यही आर्गन का हो गया। जो आर्गन का लिखे थे 18 इसी में आ जाएगा। 2 और 6, 2 8 10 और 2 12 6 18 हो गया। इसी को शॉर्ट में डायरेक्ट आर्गन लिख दिए थे। अब इसके बाद आएगा वही अबाव प्रिंसिपल से 18 के बाद 20 भराता है, तो 4s2 20 हो गया। और इसके बाद ये निकेल में कितना है 28 है, तो 3d8 हो गया। तो लास्ट ऑर्बिट का यही दिखाई दे रहा है, इतना दो, ये लास्ट ऑर्बिट का हो गया। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो है 3d8 4s2 है। अब इसको और इनोबरेट करें तो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5, ये 3d का। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर तो 4s2 है, ऐसा है ये 4s2। और ये वाला इसके पहले जो है वो आर्गन का है, इसमें आर्गन को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, तो हुंस रूल से जानते ही हैं कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, तो 5 तो भर दिए। और अब होगा वही पॉलीस्क्यूजन प्रिंसिपल से कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इसका नेक्स्ट जो भराएगा ठीक इसका उल्टा में होता है। तो यहाँ पर आ गया, मतलब समझ लो कि n और l और m सेम है तो उसका स्पिन चेंज कर जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, जैसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 28 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स का अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए उसका n और l और m सेम हो गया तो उसका स्पिन चेंज हो जाएगा। जैसे यही दोनों इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए, इसका n और इसका l और m, इसका n और l और m सब सेम है, लेकिन स्पिन चेंज करना था तो इसका स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज कर दिया गया स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो एरो मार्क्स उल्टा करते हैं वो करता है कि मतलब पॉलीस्क्यूजन प्रिंसिपल। और जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में पुट करते हैं वो कहलाता है हुंस रूल। और उसके पहले एक आता है जिसको बोलते हैं अबाव प्रिंसिपल, और उसके पहले एक और आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोरबरी स्कीम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी accommodated in any cell to n², जहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जब वो पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में बताएंगे
कि कैसे क्वांटम नंबर में 4 आता है, n है, l है, m है, s है ना। तो n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s क्या है स्पिन। तो NLMS तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चीज है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये तो निकेल का हो गया, मतलब निकेल का ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा दिखता है, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन हमारा कैसा स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, निकेल 2+। तो निकेल 2+ का मतलब हुआ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे तभी होगा, क्योंकि निकेल का मतलब ही हुआ एटॉमिक नंबर इसमें कितना है 28 है। तो मालूम है कि एटॉमिक नंबर अगर 28 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें रहेगा 28 ही, क्योंकि 28 शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में। और न्यूट्रॉन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के कम बेसी होने से आइसोटोप्स का नाम बदलता है। और यहाँ पर प्रोटॉन का संख्या कंफर्म है 28, और कोई भी एटम एलिमेंट का लेंगे 103 एलिमेंट में किसी का भी, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर 28 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में 28 हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी 28 रहेगा। इसलिए जब तक एटॉमिक नंबर नहीं याद कीजिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में किससे बगल वाला से पूछेगा कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बताओ यार क्या होता है, फिर बोलेगा वेनेडियम का बताओ, मैग्नीज का बताओ, तो अपने याद कर लो, ठीक है। एटॉमिक वेट भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इक्विवेलेंट वेट निकालना रहता है K-4 का या K2Cr27 का, तो उसमें आपको क्रोमियम का एटॉमिक वेट नहीं मालूम है तो निकलेगा ही नहीं इक्विवेलेंट वेट, या कोई स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो उसमें भी काम आएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पर कि अब इसको मतलब Ni2+ में कन्वर्ट करना है। ये जो ग्राउंड स्टेट का था Ni को हम 2+ में कन्वर्ट कर रहे हैं, माने एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये क्वांटम नंबर 4 सबसे ज्यादा बाहर में है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स 2 निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इसको भरे हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला A वाला, उसके बाद A वाला, तो जैसे एक हटाएंगे तो पहले A वाला हटेगा, फिर और एक हटाना होगा क्योंकि +2 है तो A भी हट जाएगा। तो इस तरह से जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका हटाने का कॉन्सेप्ट है। भरने में पहले हमने इसको लिखा है, मतलब आर्गन का 18 भर दिए थे तो ये 19वां नंबर था और ये 20वां नंबर है। तब उसके बाद जो भरा है ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर ये है 27, फिर ये है 28। ऐसे है 28 के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको जब खाली होगा तो उस समय ये जो ऑर्बिट में सबसे लास्ट में है वो खाली होगा। तो अगर Ni+1 रहता तो एक इलेक्ट्रॉन A वाला निकलता, क्योंकि यही वाला तो 20वां नंबर इलेक्ट्रॉन है। 18 तो यहाँ पर खत्म हुआ है, 19 A वाला है, 20 A वाला है और 21 A वाला है, फिर 22 A वाला है, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27 और 28। तो 28 वाला, 27 वाला, 26 वाला खाली नहीं होगा। खाली होगा जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें लगता है वो थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि कूलम्स लॉ में पढ़े हो F = 1/4πε0ε r Q1 Q2/r²। तो F डायरेक्टली 1/r²। तो जब r का डिस्टेंस ज्यादा होगा 4s का तो ये लूजली बॉन्ड होगा न्यूक्लियस से, इसीलिए वो आसानी से निकलेगा। और यही मतलब पहला जो है 19वां नंबर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 20वां नंबर तब 19वां नंबर निकलेगा। ए नहीं कि 28 नंबर में है तो पहले ए वाला निकाल दिए फिर 27 वाला ए वाला निकाल दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये हट गया, तब अब आ जाएगा आर्गन, और यहाँ पर ये तो रहेगा इसी टाइप का, इसमें कुछ भी हेर फेर करना नहीं है, ऐसे रहेगा और ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। और अब देख सकते हैं ये वाला पूरा खाली हो गया, तो यहाँ 4s2 जो लिखा हुआ है ये 4s0 हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हट गया। तो जब ये रहा ही नहीं तो नहीं लिखने से भी चलेगा, या तो इसको इस तरह से दिखाएं या इसको डिलीट कर दें। तो अब देखेंगे कि
हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसके बाद के स्टेप में एक और स्टेप लिख देते हैं, ये और ये इक्विवेलेंट है, सेम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इक्वल इक्वल करना था, ऐसा सोचिए। तो यहाँ पे तो खाली हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें देखिए अनपेयर्ड कितना है, तो ए वाला 1 और एक 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni प्लस 2 है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो इस तरह से ये बनाया गया, और ये खासकर जब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे तो उस समय भी एक फार्मूला आता है, n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटॉन, और ये कहलाता है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और वो भी मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वो खाली लेना है, और इसी को बहुत किताब में लिखता है 4s इंटू s प्लस 1। फिर ये s क्या है, तो ये s है, सीधा समझिए कि n लिखिए और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल s लिखिए, और इसका सिग्मा लगा दीजिए, और ये n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और s क्या है, स्पिन, तो ये हमेशा हाफ होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि s कितना है, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर दिखेगा। वो कैसे, तो देख लीजिए 4s है और यहाँ s प्लस 1 है, तो इसी लॉजिक से जब इसको ट्राई करिएगा देखिएगा तो ये आंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसको हम सिग्मा ना भी लिखें तो n तो लिख ही दिए ना, इसलिए सिग्मा का कोई जरूरत ही नहीं है। अब इस लॉजिक से इसमें देख लीजिए क्या होगा, तो 4 तो 4 है, s की जगह क्या हो गया, n इंटू हाफ, फिर यहां पर भी आ गया उसी तरह n इंटू हाफ, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि ये वाला आंसर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, 4s, तो 4 का 4 हो गया, s की जगह n/2, और फिर यहाँ s की जगह n/2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ का एलसीएम 2 लीजिए, 2 लीजिए, 4 4 कट गया, तो आ गया n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट। फिर इसके भी और हाई लेवल में होता है जो आज हम नहीं बता रहे हैं, वो है एलएस कपलिंग, और L प्लस एस, ये जो होता है ना L प्लस एस, इसी को बोलते हैं J। जब इसका आंसर निकालेगा तो इसी आंसर्स में आ जाएगा, मतलब जो स्पिन निकालते हैं ना तो उसमें आता है 4l इंटू, यहाँ पर आ जाएगा l इंटू l प्लस 1 प्लस 4s इंटू s प्लस 1 स्क्वायर, इस टाइप का आएगा। फिर और भी इससे भी एवब है, तो यहाँ पर हम लोग को डी ब्लॉक में ना जो भी है इसको क्विंच हो जाता है, मतलब इसको नहीं लेना पड़ता है, मतलब बहुत कम आंसर आता है, इसलिए इतना ही से काम चलता है। लेकिन एफ ब्लॉक का अगर लेंगे तो उसमें ये सब भी कंसीडर होगा, और इसको कपलिंग को बोलते हैं एलएस कपलिंग, L प्लस एस एलएस कपलिंग। और फिर इससे भी आगे करेंगे तो आता है JJ कपलिंग, J को J से जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं JJ कपलिंग। तो ये सब हाई लेवल में है, इसका जरूरत नहीं है, बस इतनी समझिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए और अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। ओके, बाय।